चलिए तो 10th का अब हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो है आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बस इसमें ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है क्योंकि आपको एसिड के बारे में पढ़ना है, उसकी केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, फिर बेस के बारे में पढ़ेंगे, उसकी केमिकल रिएक्शन देखेंगे, फिर सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके केमिकल रिएक्शंस देखेंगे एंड फॉर्मेशन देखेंगे कुछ ऐसे सॉल्ट्स की। ठीक है, तो थोड़ा सा बड़ा चैप्टर हो जाता है, प्लस इसमें आपकी केमिकल इक्वेशंस आपकी बढ़ जाती है जो आपको याद करने वाली है। तो याद करने का इसमें एक ही कॉन्सेप्ट है कि आप वो जो चीज़ है उसको लेके चलें कि लेट्स से एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि एसिड के साथ ये चीज़ रिएक्ट करेगी तो यही बनेगी। तो फिर हमेशा चाहे कोई भी एसिड आ जाए, चाहे कोई भी साथ में कोई भी दूसरी चीज़ आ जाए, अगर एसिड के साथ ये रिएक्ट करेगा तो यही बनेगा। ठीक है, इस चीज़ से अगर आप चलेंगे तो कंपैरेटिवली आपकी इक्वेशंस आपको याद करनी थोड़ी बहुत कम हो सकती है। ठीक है, तो लॉजिकली चलिएगा, रेक्टाफिकेशन वगैरह अगर आप ना मारे तो बेहतर है। ठीक है, तो सबसे पहला जो यहाँ पे टॉपिक आता है वो बात करते हैं हम एसिड की। तो एसिड क्या होता है? तो एसिड सबसे पहले तो अगर मैं बोलूँ, अगर हम थोड़ी बहुत हिस्ट्री देखें तो हिस्ट्री के अकॉर्डिंग एसिड एक लेटिन वर्ड से आया जिसको हम एसर बोलते हैं। ठीक है, और उसका मतलब था सॉर, कि खट्टा। ठीक है, उसका मतलब था आपका सॉर। और एसिड का मेन काम क्या होता है? एसिड मतलब जैसे लेट्स से अगर मैं एसिड को पानी में डाल दूँ तो वो क्या करेगा? बेसिकली एच प्लस आयंस जो करता है वो रिलीज आउट करता है। एच प्लस आयंस एसिड का ये काम होता है, मेन काम। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि क्या क्या है। तो वर्ड एसिड इज derived फ्रॉम द Latin word acer, which means sour। ठीक है, अब सिंपल एक इंडिकेटर, वैसे तो इंडिकेटर अभी आपका कॉन्सेप्ट नहीं आया है, जब आएगा तो आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो बस एक छोटा सा चीज़ है जो जनरली लोगों को पता भी होता है कि इट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। ये जनरल मतलब ये लोगों को पता होता है कि एक्चुअली लिटमस पेपर के बारे में वो छोटी क्लासेस में भी पढ़कर आते हैं। ठीक है, तो ये जनरली होता है कि एसिड जो होता है आपको ब्लू लिटमस को रेड कलर में चेंज कर देता है। और इसके अलावा एसिड क्या करता है कि लेट से अगर मैंने एसिड लिया है, उसे मैंने पानी में डाल दिया, H2O, ये आपका एक्वस रहेगा। ठीक है, उसको अगर मैंने पानी में डाल दिया तो क्या रिलीज़ आउट करेगा? तो रिलीज़ आउट करेगा आपके H प्लस आयंस। ठीक है, H प्लस आयंस रिलीज़ आउट करता है। तो ये काफ़ी अच्छी उसकी एक तरीके से आप डेफिनेशन टाइप बोल सकते हो केमिकल फॉर्म में। ठीक है, कि अगर कोई आपसे बोले कि एसिड होता क्या है, तो ठीक है आप ये बोल सकते हो कि जो खट्टा हो या फिर जो ब्लू लिटमस को रेड कर दे। प्लस सबसे मेन जो कैरेक्टरिस्टिक है वो यही है कि असल में एसिड आपके जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो डिसोसिएट करता है H प्लस आयंस। ठीक है, तो ये मेन कैरेक्टरिस्टिक है एसिड की। अब अगर हम एसिड की बात कर ही रहे हैं तो एसिड आपके कितने तरीके के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस। ठीक है, यहाँ पे स्पेशली मैं मेंशन कर रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस, कि जो आपको मिलते हैं तो वो किस तरीके से मिलते हैं। ठीक है, वैसे तो एसिड होते हैं कि जैसे डाइल्यूट एसिड होता है, कंसनट्रेटेड वगैरह, ऐसे तो बहुत सारे एसिड है बट उनका क्राइटेरिया अलग है क्लासिफिकेशन का। मैंने सिर्फ अभी अकरेंस के बेसिस पे बोला है। तो एक होते हैं आपके नेचुरल एसिड्स, ठीक है, और एक आपके होते हैं मिनरल एसिड। ठीक है, अब जो आपके नेचुरल एसिड है तो नाम ही आपको सजेस्ट कर रहा है कि कहाँ से मिलेंगे, आपके नॉर्मल नेचर से। ठीक है, तो एसिड विच आर obtained from natural
रिसोर्सेस, ठीक है, उसको हम बोलते हैं नेचुरल एसिड्स। मिनरल एसिड की बात करें तो जो आपके मिनरल से मिलते हैं बेसिकली, ठीक है, तो एसिड दैट प्रिपेयर्स फ्रॉम मिनरल्स, ठीक है। तो इन दोनों में से अगर मैं बोलूं कि अब लेट्स से डेंजरस की बात देखते हैं, तो इन दोनों में से अगर कौन सा ज़्यादा डेंजरस होगा तो मिनरल वाला आपका कंपैरेटिवली ज़्यादा डेंजरस होता है, ठीक है। तो अब इसमें जनरली नेचुरल एसिड्स को हम ऑर्गेनिक एसिड्स भी बोलते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड क्यों बोलते हैं, क्योंकि बेसिकली जितने भी आपके नेचुरल एसिड्स हैं वो सारे के सारे आपके कार्बन के कंपाउंड्स बना रहे हैं। जनरली आपको कार्बन के जितने भी एसिड्स दिखेंगे ना, वो सारे के सारे ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं और वो सारे आपके नेचुरल एसिड्स हैं, ठीक है। और ऑर्गेनिक क्यों बोला है, क्योंकि जितने भी कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं, जब आपका कार्बन एनाइड्स कंपाउंड जब हम करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके बनेंगे। तो कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो ऑर्गेनिक एसिड्स बोलते हैं, जैसे कि कुछ अगर हम इसके एग्जांपल लिखना चाहें तो जैसे CH3COOH। अब इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम एक्चुअली आप जब कार्बोनेट्स कंपाउंड करेंगे तो वहाँ पे आपको ढंग से समझ आएगा। वैसे इसका जनरली नाम इथेनोइक एसिड्स है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बोलूँ CH3 CH2 CH2 COOH, तो ये क्या है, ये आपका ब्यूटेनोइक एसिड है। फिर आपका आता है HCOOH, ये आपका मिथेनोइक एसिड है। फिर आपका आता है C4H6O5, तो ये मैलिक एसिड है, नॉर्मली आपका नेचुरल एसिड है। और अगर मैं बोलूँ C4H6 and O6 लगा दूँ तो ये आपका टार्टरिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। और ऐसी बहुत सारे हैं नेचुरल एसिड्स। अब देखिए, जिस तरीके से हम इसे ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं उसी तरीके से हम मिनरल एसिड को इनऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे आपने जनरली सुना हुआ होगा, जैसे H2SO4 हो गया, ठीक है, HCl हो गया। H2SO4 आपको सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। और इस एसिड को आप किंग ऑफ एसिड्स के नाम से भी जानते हैं, किंग ऑफ एसिड, सबसे ज़्यादा डेंजरस एसिड है। फिर आपका HCl आता है, ठीक है, HCl इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर आपका HNO3 नाइट्रिक एसिड, इसको हम बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। और ऐसे ही बहुत सारे एसिड था, ठीक है। तो ये दो तरीके के मैंने आपको टाइप्स बताए, एक नेचुरल एसिड्स एंड मिनरल एसिड ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस, की नेचर में किस तरीके से मिलते हैं, ठीक है। अब लेट से नेचुरल एसिड की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो कुछ सब्सटेंसेस देख लेते हैं और उसमें देखते हैं कि नेचुरल मतलब आपके नेचुरली वो सब्सटेंसेस आपको मिलते हैं, उसके अलावा उसमें क्या क्या एसिड प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं सब्सटेंसेस और यहाँ पे एसिड प्रेजेंट, ठीक है। तो सबसे पहला सब्सटेंस हम लेते हैं विनेगर। तो विनेगर आपको पता ही है, तो विनेगर में आपका प्रेजेंट होता है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। फॉर्मूले पे अगर आपको ध्यान नहीं देना तो चलेगा, ठीक है। नॉर्मली ये बस इनके नाम इम्पॉर्टेंट है कि जैसे विनेगर है तो विनेगर में क्या प्रेजेंट है, एसिटिक एसिड। ऐसे ही हम जो भी नेचुरल जो सब्सटेंसेस कर रहे हैं बस उसके एसिड के नाम इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो नाम है ये आपकी कॉमन नेम है। और ये जो असल में इसका जो मैंने जैसे ऊपर ये जो इसका मैंने जब नाम बताया था तो मैंने इथेनोइक एसिड बताया था, तो ये उसका दूसरा नेम है। जब हम मतलब कार्बोनेट्स कंपाउंड करेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगी ये चीज़, ठीक है। तो फिलहाल के लिए बस आपको ये याद रखना है कि विनेगर है तो विनेगर में कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड। फॉर्मूले में नहीं जाते तो भी चलेगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। विनेगर हो गया। फिर आपका अगर हम बात करें जैसे लेमन हो गया और ऑरेंज, इन टाइप के जो सब्सटेंसेस होते हैं, ऑरेंज ये टाइप के जो सब्सटेंसेस होते हैं उन मतलब खट्टे वाले जो सब्सटेंसेस होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है आपका सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड।
और अब अगर इसका फॉर्मूला देखना चाहो तो इसका फॉर्मूला होता है C6H8NO7। इस तरीके से फॉर्मूला है, अगर मतलब याद करना चाहो। इट इज़ ऑप्शनल, ठीक है, ऑप्शनल है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ये चीज़ याद रखनी ही रखनी है। बट हाँ, ये याद होना चाहिए कि सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका कर्ड। कर्ड हो गया, या फिर जितने भी आपके मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, तो उनमें प्रेजेंट होता है आपका लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड, ठीक है, जिसका फॉर्मूला C3H6O3, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं कंसिडर करूं और कोई चीज़, तो लेट से एक फ्रूट ले लेते हैं, बनाना, ठीक है। बनाना हमने ले लिया, नहीं तो एप्पल। ये फ्रूट्स होते हैं जिनमें आपका प्रेजेंट होता है मैलिक एसिड। मैलिक एसिड, ठीक है। और मैलिक एसिड तो आपको अभी बताया मैंने, C4H6O5 अभी ऊपर करा था ये वाला। उसके बाद अगर हम बात करें जैसे इमली, जो आपकी इमली होती है, टर्मराइंड कहते हैं हम उसे, तो उसमें होता है आपका टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड, ठीक है, C4H6O6। ये भी हम अभी ऊपर कर ही चुके हैं। लेट से अगर आपको कोई आपके ततैया वतैया जैसे कभी कभी काट देते हैं, आपको पता ही है, तो उनको हम जनरली आंट स्टिंग के नाम से जानते हैं। आंट स्टिंग की उन्होंने अगर कुछ डंक वंक मारा है, ठीक है, जनरली जो डंक वंक मारती हैं चींटियाँ, आंट रेफर्स टू एज चींटियाँ, चींटियाँ का हो गया, नहीं तो उनमें भी जनरली जो आपके ततैया वगैरह होते हैं उनमें भी आपका यही एसिड प्रेजेंट होता है, जो आपका होता है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, HCOH, ठीक है। ये आपके एसिड है कुछ, जो आपके चीज़ें हैं जैसे विनेगर, एसिटिक एसिड, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि इन चीज़ों में आपका प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अब इसके बाद हम क्या देखते हैं, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं एसिड की, जो मतलब इक्वेशंस में बहुत काम आएंगी, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ इक्वेशन हम देखेंगे कि अगर ये इसके साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा, क्या सब्सटेंस बनेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट बन जाता है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली अगर मैं बात करूं तो नॉर्मल रिएक्शन विद मेटल्स। मेटल्स के साथ अगर मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ, अगर कोई भी मेटल है, अगर सिंपल उसके साथ अगर मैंने एसिड का रिएक्शन करवाया तो मेरा क्या बनेगा। तो सिंपल सबसे पहले तो ये आपकी मेन चीज़ रहेगी कि एसिड को अगर आप कोई भी मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है, तो क्या बनाएगा, आपका सॉल्ट और H2 गैस रिलीज आउट हो जाएगी। तो ये हर के लिए वैलिड है, चाहे आप कोई भी एसिड ले लें, कोई भी मेटल ले लें, अगर आप उनको आपस में रिएक्ट करवा रहे हैं तो आपको मिलेगा सॉल्ट और साथ ही साथ H2 गैस रिलीज आउट हो गई। अब इसको लिखना, मतलब इसको एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं, जैसे कोई भी एसिड ले लेते हैं, लेट से मैंने HCl ले लिया, ठीक है, और मेटल के तौर पे कोई भी मेटल ले लेते हैं, Na ले लेते हैं, ठीक है, सोडियम इज़ अ मेटल, तो सॉल्ट बनाएगा, मतलब इसका पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है तो ये इसके नेगेटिव के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बना देगा, तो ये बन जाएगा आपका NaCl, ठीक है। एंड जो आपका बच गया वो क्या बच गया, H, तो ये आपका सिंपल H2 यहाँ पे रिलीज आउट हो जाएगी, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूँ और कोई एग्जांपल अगर हम लेना चाहे, लेट से H2SO4 का लेते हैं और Mg के साथ रिएक्ट करवा देते हैं, तो ये भी आपका एसिड है, साथ में मेटल है, तो क्या होगा, ये आपको पता है पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, H2SO4 2 नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव, ये 2 पॉजिटिव है, तो ये रिएक्ट करेगा H2SO4 के साथ, तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा MgSO4 प्लस H2 गैस रिलीज आउट, ठीक है। समझना बहुत आसान है इन सब चीज़ों को, और आपको सिर्फ ये याद रखना है कि अगर एसिड, कोई भी एसिड अगर रिएक्ट कर रहा है मेटल के साथ, कोई भी मेटल के साथ, तो आपको मिलेगा सॉल्ट, ठीक है। और सॉल्ट कैसे बनेगा, सॉल्ट बनाने का मैंने आपको तरीका बता दिया कि यहाँ पे ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे आप नेगेटिव ढूंढो। देखो H हमेशा
अगर वो यहाँ पे Cl तो आपको पता ही है नेगेटिव होता है, तो इसीलिए ये इसके साथ रिएक्ट करके आपका बना देगा सॉल्ट। ठीक है, ये आपका सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड। और अगर मैं बात करूँ इसमें तो ये पॉजिटिव है। मेटल तो देखो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे आपको नेगेटिव ढूंढना है, ये नेगेटिव होता है। ठीक है, SO4 इज़ 2 नेगेटिव, ये नेगेटिव होता है, तो ये रिएक्ट करेगा इसके साथ, तो MgSO4। ठीक है, अब एक और उसका देख लेते हैं कोई एग्जांपल। लेट से HNO3 के साथ देख लेते हैं, नाइट्रिक एसिड के साथ। अगर मैंने एल्युमिनियम को रिएक्ट करवाया तो क्या बनेगा मेरा, खुद एक बार सोचो कि भाई कैसा सॉल्ट। देखो यहाँ पे साफ सीधी बात है, H2+ तो आना ही आना है, कि H2 गैस तो रिलीज आउट हो ही रही है। तो 2 सेकंड आप सॉल्ट को सोचिए कि भाई सॉल्ट क्या बन सकता है। ठीक है, चलो तो बताते हैं कि असल में यहाँ पे देखो ये मेटल है एल्युमिनियम, तो ये पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव NO3, तो NO3 का क्या होता है माइनस, सिंपल माइनस। ठीक है, तो NO3 माइनस। और अगर आपको जैसे कभी कभी समझ नहीं आ रहा ना, जैसे NO3 है, NO3 का क्या था हमें याद नहीं आ रहा, HO4 जैसे SO4 है सल्फेट, तो उसका क्या था हमें याद नहीं आ रहा। फिर क्लोराइड है अगर, तो क्लोराइड का क्या था हमें याद नहीं आ रहा। तो क्या है, आप यहाँ पे देखो कि नॉर्मल H है, तो H का तो 1 ही होता है। ठीक है, अब H का 1 है तो यहाँ पे ये इसके साथ क्रॉस होगा, मतलब H अगर है तो H का 1 है, Cl का 1 है, तो क्रॉस हुआ, तो इसलिए HCl बना। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे अगर 1 रहता, अब ये क्रॉस होगा, मतलब H के नीचे जो भी आएगा वो इसकी वैलेंसी होगी, मतलब इसका वो नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो इसका ये 2 नेगेटिव रहेगा, तो इसका 3+ है, ये तो हमें पता है। और इसका देखें तो यहाँ पे देखो 1 है, तो मतलब इसकी वैलेंसी 1 है, नेगेटिव 1 है। ठीक है, सिंपल इसकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, पूरे उसकी तो स्टेबल है वो, उसमें तो कोई चार्ज ही नहीं है। अगर मैं H मैंने बीच में जोड़ दिया तो पूरा स्टेबल है, फिर तो कोई चार्ज की बात नहीं है। NO3 की बात कर रहा हूँ सिर्फ। ठीक है, तो आपका क्या बन जाएगा, Al, पहले हमने मेटल लिख दिया। अब NO3 का सिंपल 1 होता है, तो NO3 बना लेते हैं, चलो आपके सामने ये बना। ये 3 होता है इसका, +3, और इसका क्या होता है -1। तो इनको क्रॉस करेंगे, क्या बनेगा, Al और NO3 का होल थ्राइस। ठीक है, यहाँ पे होल थ्राइस, और H2 गैस तो हमने पहले लिख दिया। ठीक है, सिंपल है कि भाई ये सॉल्ट बनेंगे, सॉल्ट बनाना भी आपको आ गया, तो कंपैरेटिवली आसान है, कोई ऐसी मुश्किल की बात नहीं है। ठीक है, तो पहला हमने देख लिया कि आपका रिएक्शन विद मेटल्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं, वैसे तो शायद मैं डिस्कस कर चुका हूँ, बट फिर भी नोट हम डाल लेते हैं, जितनी बार हम डिस्कस करेंगे उतना बेटर है। ठीक है, उतनी ज़्यादा चीज़ें आपको याद रहेगी। अब देखो जैसे H2 गैस रिलीज़ आउट हो रही है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि असल में वो जो गैस रिलीज़ आउट हो रही है वो H2 गैस है। तो नॉर्मल हम क्या करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसमें लेट से अगर हमने ये टेस्ट ट्यूब ली है। ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब में अगर आपकी H2 गैस, यहाँ से जो गैस रिलीज़ आउट हो रही है ये H2 गैस है अगर, और अगर आप यहाँ पे कोई भी बर्निंग चीज़ ले आते हैं, लेट से मैच स्टिक ले आते हैं, वो जल रही है, या फिर बर्निंग कैंडल ले आते हैं, तो वो जब बर्न होगी ना, तो बर्न होते हुए पॉपअप साउंड आपकी प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, मतलब पटाखे वाली सी साउंड ऐसे होती है, वो साउंड आपकी प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, तो नोट में लिख लेते हैं कि क्या कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो H2 गैस कैन बी टेस्टेड by bringing the lighted candle or matchstick near it. If it produces pop-up sound, then it confirms that it is H2 गैस। ठीक है, तो ये कंफर्म कर देगा कि असल में वो H2 गैस ही है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि आपको अगर पूछ ले कि भाई अगर लेट से H2 गैस रिलीज़ आउट हुई है, आपको पता है, तो पूछ ले कि भाई आप बताओ कि भाई उसको कैसे हम वो करें। या फिर अगर आप जब एक्सपेरिमेंट करेंगे स्कूल वगैरह में, तो स्कूल वगैरह में भी आपको पता चलेगा कि असल में H2 गैस रिलीज़ आउट हो रही है, तो H2 गैस मतलब अब अगर हमें इसे टेस्ट करना है तो हम टेस्ट कैसे करेंगे, एक्सपेरिमेंट अगर आपको दिया जाए तो कैसे करेंगे, तो इस तरीके से करेंगे। ठीक है,
फिर दूसरी चीज़ की बात करते हैं। तो दूसरा रिएक्शन आपका होता है रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट। ठीक है, अब मेटल कार्बोनेट क्या होता है? आपको कार्बोनेट पता है? कार्बोनेट क्या होता है? CO3 2 नेगेटिव, ये होता है कार्बोनेट। ठीक है, ये कार्बोनेट होता है। अब मेटल की बात करें तो साथ में कोई मेटल लगा दो बस। तो मेटल कार्बोनेट इज MCO3, कोई भी मेटल हो सकता है। ठीक है, तो जैसे अब होता क्या है, किस तरीके से मेन जो इसका रिएक्शन है वो लिख लेते हैं पहले। कि लेट से अगर कोई भी आप एसिड ले रहे हैं, उसे अगर आप मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, तो आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी? सबसे पहले तो सॉल्ट मिलेगा एंड आपको पता है कि सॉल्ट कैसे बनाना है। ठीक है, उसके साथ साथ आपको CO2 रिलीज़ आउट होगी। CO2 रिलीज़ आउट हो गई, अब उसके साथ आपको मिलेगा वाटर। ठीक है, तो ये चीज़ें तो आपको मिलनी ही मिलनी है। अब बस आपको ये डिसाइड करना है कि सॉल्ट कैसा बनेगा। ठीक है, तो ये आपकी हो गई मेन इक्वेशन। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, और आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं एग्जाम्पल, कोई ऐसे मुश्किल नहीं रहेंगे। जैसे लेट से मैंने HCl ले लिया, इट इज़ एन एसिड, एंड मेटल कार्बोनेट में लेट से मैंने ले लिया कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट का यही फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, ये हमने बना लिया। अब हमें बनाना है सॉल्ट। ठीक है, तो सॉल्ट के लिए ये याद रखो, यहाँ से इसने कैल्शियम उठा लिया। अब जब यहाँ से कैल्शियम है तो ये तो पॉजिटिव है, यहाँ से क्या उठाएगा? यहाँ से नेगेटिव चार्ज ही उठाना पड़ेगा, जो कि क्लोरीन है। तो CaCl। ठीक है, और यहाँ पे एज इट इज CO2 एंड H2। और बाकी बैलेंस करने की बात है, वो बैलेंस आपको खुद करना है। ठीक है, बाकी बैलेंस करने की बात है कि कैसे आप बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला ये हो गया एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखना चाहें तो लेट से HCl ले लेते हैं, एंड यहाँ पे मैंने ले लिया जिंक कार्बोनेट। ठीक है, तो सिंपल क्या बनेगा? Zn है पॉजिटिव, Cl के साथ रिएक्ट करके ZnCl, ये आपका सॉल्ट बन गया। एंड ये तो बनना ही है CO2 एंड H2। तो CO2 के साथ ये ज़रूर बना दीजिएगा कि असल में ये आपका उड़ रहा है। तीसरी अगर मैं बात करूं तो तीसरा आपका होता है, अगर मैं बोलूं H2SO4। लेट से मैंने H2SO4 ले लिया। ठीक है, उसको मैंने कोई भी मेटल अगर मैं लूँ, मेटल कार्बोनेट, तो MgCO3 ले लेते हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो कैसे बनाएंगे देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं खुद ही कि CO2 आपकी रिलीज़ आउट होगी एंड H2O बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मेटल को लेते हैं, तो मेटल हमने पहले लिख दिया। अब मेटल यहाँ से नेगेटिव, हमने SO4 लेना है, तो SO4 का चार्ज क्या होता है? 2 नेगेटिव। तो देख लो पहले Mg एंड SO4। तो Mg का चार्ज इज़ 2 पॉजिटिव, इसका चार्ज इज़ 2 नेगेटिव, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो MgSO4 डायरेक्टली लिख सकता हूँ, ये आपका बन गया सॉल्ट। ठीक है, बाकी बैलेंसिंग आप खुद चेक कर लीजिएगा। ठीक है, बैलेंसिंग मैं नहीं देख रहा हूँ क्योंकि आपको बैलेंसिंग अब आती है अच्छे से। फोर्थ अगर मैं बात करूँ, फोर्थ क्या है? तो अगर लेट से नाइट्रिक एसिड ले लेते हैं एंड पोटेशियम कार्बोनेट ले लेते हैं, तो पोटेशियम कार्बोनेट आपका कैसे बनेगा? ये होगा फॉर्मूला। ये फॉर्मूला कैसे बना? होपफुली आपको समझ आ गया होगा। तो जैसे K लिया, यहाँ CO3 लिया, दिस इज़ 2 नेगेटिव, दिस इज़ 1 पॉजिटिव, क्रॉस करा, देन K2 CO3 1, तो K के साथ 2 आ गया। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। तो साफ सीधा पहले तो CO2 रिलीज आउट हो गई है, तो पता ही है NH2 आपको मिलेगा। नाउ अब बारी आती है कि भाई सॉल्ट बनाना है, तो पोटेशियम आपने ले लिया सिंपल, और यहाँ से नेगेटिव देखो, नेगेटिव आपका NO3। अब NO3 नेगेटिव होता है सिंपल, तो सिंपल NO3 आ गया। दोनों को क्रॉस करोगे, क्योंकि इसका भी 1 होता है, इसका भी 1 होता है, 1 1, दोनों को क्रॉस करोगे सिंपल आएगा। ठीक है, तो होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा, ज़्यादा मुश्किल है नहीं। ठीक है, अब ऐसे ही कुछ भी, ऐसे बहुत सारे आपके एग्जाम्पल बन सकते हैं, तो आप कोई भी एग्जाम्पल आप सॉल्व कर सकते हो, और जनरली आपको यही एसिड मिलेंगे। HCl मिलेगा और H2SO4 मिलेगा एंड नाइट्रिक एसिड मिलेगा, इसके अलावा कोई ऐसा एसिड नहीं मिलता। ठीक है, और इन तीनों के तो आप देख ही चुके हो कि इसका 2 होता है तो इसके साथ 2 हो जाता है। बस वैलेंसी का ध्यान रखना है और किस तरीके से वो फॉर्मूला बन रहा है, बस उस चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी ये जो चीज़ है, इस चीज़ को अगर आपको याद है तो आसानी से आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इन दो के बारे में ही डिस्कस करते हैं। ठीक है, वैसे आपके 4 है एसिड से रिलेटेड, फिर बेस में आएंगे हम, बेस से भी रिलेटेड कुछ होगा। ठीक है, तो एसिड से रिलेटेड 4 है, तो फ़िलहाल के लिए हम क्या करेंगे, 2 ही करते हैं। ठीक है,
आज के लिए। और कुछ क्वेश्चन टेकअप कर लेते हैं आपकी बुक के। देखो सबसे पहला जो आपका इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, वो इंटेक्स्ट क्वेश्चन आप छोड़ दीजिए फ़िलहाल के लिए, क्योंकि उसमें इंडिकेटर्स का कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, लिटमस फिटमस का। तो जब हम इंडिकेटर्स ढंग से पढ़ेंगे तब वो देख लेंगे, नहीं तो वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। और अगर हम बात करें दूसरे इंटेक्स्ट क्वेश्चंस की, तो दूसरा इंटेक्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 की अगर मैं बात करता हूँ, पेज नंबर 22, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि असल में आपको कर्ड, अगर आप कोई भी कर्ड है, नहीं तो कोई भी अगर कोई खट्टा सब्सटेंस है, उसको आप ब्रास, ठीक है, ब्रास या फिर कॉपर, कॉपर की यूटेंसिल्स में क्यों नहीं रखते। तो उसके पीछे यही रीज़न है कि असल में आपको पता है कि ब्रास और कॉपर एक तरीके से क्या है, मेटल है, ठीक है। अब जो भी चीज़ खट्टी होती है, वो मैंने जैसे ऊपर ही लिख दिया था कि जो आपका एसिड होता है वो सौर होता है, मतलब खट्टा होता है। तो अगर जो भी चीज़ खट्टी है तो वो एक तरीके से क्या है, एसिड है। तो अगर एसिड और मेटल आपस में रिएक्ट कर जाएंगे तो वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा सॉल्ट, ठीक है। और साथ साथ आपको क्या रिलीज आउट करेगा, H2 गैस, ठीक है। तो अब वो जो सॉल्ट बन रहा है, वो हो सकता है वो सॉल्ट आपकी हेल्थ के लिए हार्मफुल, ठीक है। तो वो हार्मफुलनेस आपको फील ना हो, डेंजरस पॉइजनस टाइप आपको फील ना हो, इसीलिए हम क्या करते हैं कि उसको कॉपर और ब्रास में नहीं रखते, ठीक है। क्योंकि हो सकता है वो रिएक्ट करके सॉल्ट बना दे और वो सॉल्ट पॉइजनस हो सकता है आपकी बॉडी के लिए, ठीक है। तो ये आप खुद अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 2 कोई इतना मुश्किल नहीं है, नॉर्मल आप खुद पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या है। तो आपके लिए होमवर्क यही है कि आप क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट करेंगे, साथ साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी, ठीक है। पेज नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 3 अभी आप नहीं कर पाएंगे, जब मैं दोनों कॉन्सेप्ट और बता दूंगा आपका कि मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट और मेटल ऑक्साइड के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि क्या चीज़ कैसे अटेंड करना है वाला क्वेश्चन। प्लस आप रिवाइज करिएगा, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट होता है फ़िलहाल तो पूछ लीजिएगा। चलिए, तो फिर आज की वीडियो के लिए बस इतना ही।